गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डी एंड ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए थे। इनऑर्गेनिक का चैप्टर था और पहले ही बताया था कि थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर में इसमें पढ़ने पे क्वेश्चन और आंसर पर ज़्यादा फोकस करोगे। जो जनरल ट्रेंड है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और बाकी हम लोग जो पी ब्लॉक पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता है। हाँ, जो एक्सेप्शनल और स्पेशल कंडीशन है उसके ऊपर में फोकस करोगे और स्पेशली जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है। पहले बताया था कि कुछ एक कंसेप्चुअल पार्ट है जहां कंसेप्ट की बात होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे उसी में एक टर्म आया ऑक्सीडेशन स्टेट, पीडीएफ में आपको पहले ही एडवांस में दिए हुए हैं। आप में से कई लोग उसको नोट भी कर चुके होंगे। रीजन की वहां लिखे हैं कि n-1 d और ns इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आता है ns2 n-1 d और ये कन्फिगरेशन 1 से लेकर के 10 तक होता है और यहाँ 2 भी होता है और 1 भी होता है, तो 1 और 2 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ट्रांजिशन मेटल का, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो ns और n-1d, n-1 यानी कि इससे एक नीचे होता है, अंदर का सेल है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है वैलेंस सेल की जगह पर, और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है। तो इस कम एनर्जी गैप की वजह से ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ स्कैंडियम को छोड़कर, स्कैंडियम के केस में देख रहे हो आप कि ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा तो स्कैंडियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 4s2 और 3d1। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था, तो 18 and 2 20 and 1 21। तो पहले 4th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर d का ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इनका स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये आर्गन में कन्वर्ट कर जाता है। तो सिर्फ यही एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक को डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। तो क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा कि उस एलिमेंट का नाम बताओ विच शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3, इसके अलावा बाकी जितने सारे हैं वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन्हीं में से कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ये जो टेबल आप देख रहे हो ये आपके एनसीईआरटी बुक का टेबल है, इसको हम यहाँ लिखे हैं। आपके बुक में यहाँ जो हम अंडरलाइन किए हैं वो बोल्ड किया हुआ है, और मेरा सजेशन है कि उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जहां ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पास में। अगर वहां नहीं लिखे हैं तो बाद में भी आप लिख लीजिएगा। जैसे अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम +2 से लेकर के +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इन सब में इनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये उनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन में अगर D10 है तो ये फुल फील्ड हो गया, अगर D5 है तो ये हाफ फील्ड हो गया। इसके अलावा आपको D3 भी मिलेगा। D3 कहा जाता है हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करो, Eg और T2G। Eg में 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल था, dx² - y² एंड dz²। dxy, dyz और dzx ये तीनों एक साथ मिलकर T2G का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G हो जाएगा, और वहीं अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये फुल फील्ड T2G ऑर्बिटल होगा। तो जनरली ये सभी कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल में आते हैं, तो किसके नजदीक में वो है उसमें वो कन्वर्ट करना चाहेगा। अब जैसे यहाँ क्रोमियम को देखो, क्रोमियम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, एक +3 और दूसरा +6। अब +3 और +6 को अगर कंपेयर करें कि यहाँ पर क्या इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखना पड़ेगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, क्रोमियम 24 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d5 एंड 4s1।
हाफ फील्ड याद कीजिए, पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, अरेंज करके लिखे। अब ये +2 अगर शो करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी कि D4 होगा। +3 का स्टेबिलिटी, तो +3 के फॉर्म में, यानी कि अगर Cr3+ करते हैं तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3। अब ये D3 आ गया, तो अभी हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर T2g का हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी आ गया। दूसरा, क्रोमियम का +6 होता है। अब अगर क्रोमियम का 6+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 6+ में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी कि ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, आर्गन में, यानी कि इनर्ट गैस में। उसी तरह से अगर मैंगनीज को देखें हम लोग, तो मैंगनीज के केस में मैंगनीज का 25 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो आर्गन 3d5 एंड 4s2 होता है। अब यहां पर इनका सबसे पहला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो 2 यहां से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो आर्गन 3d5 होगा कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हाफ फील्ड d ऑर्बिटल। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है +7, यानी कि Mn7+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी ये कन्वर्ट कर गया किसमें, आर्गन के केस में। तो यहां पर इस अनुसार से आप निकाल सकते हो कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो अभी जो बताया, फुल फील्ड d ऑर्बिटल, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल, फुल फील्ड T2g ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल, इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो नियरेस्ट उसी में वो कन्वर्ट करते हैं, उसी में वो शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है +2, तो +2 के कंपैरिजन में +3 ज्यादा स्टेबल है, तो अगर Cr2+ है तो वो तुरंत कन्वर्ट करना चाहेगा 3+ में। आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा और वहां पर है क्रोमियम और मैंगनीज को कंपेयर किया है, एक Cr2+ है और दूसरा Mn3+ है। Cr2+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले क्रोमियम और मैंगनीज का याद करना पड़ेगा, तो अभी क्रोमियम का लिखे थे 3d5 4s1, तो अब यहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन 3d4, मैंगनीज 3+ में था 4s2 3d5, यानी कि इनका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन वहां से और एक d से, यानी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा आर्गन 3d4, यानी कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। अब कह रहा है कि इसमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रीजन पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। अब देखो, क्रोमियम का 2+ है यहां पर, तो इसके नजदीक में स्टेबल होने के लिए किस में कन्वर्ट करेगा, +3 में। तो अगर क्रोमियम 2+ में है तो यह स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए कन्वर्ट करेगा 3+ में। तो क्रोमियम 2+ से 3+ में कन्वर्ट किया, इसका मतलब इनके खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्लास 11 रिडॉक्स रिएक्शन। मैंगनीज का 3+ है, अब यहां पर देखो मैंगनीज का +3, तो इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये +2 में कन्वर्ट करे या फिर किस में कन्वर्ट करे, +7 में। तो मैंगनीज के सबसे नजदीक का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, +2, तो Mn3+ ये कन्वर्ट कर जाएगा Mn2+ में, और इस कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां इनका रिडक्शन हो गया, और जिनका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन ये था कि why Cr2+ act as reducing agent and Mn3+ act as oxidizing agent while both have 3d4 configuration। तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि the chromium has a stable electronic configuration is +3 while the manganese has +2 oxidation state, half filled d orbital, और इसीलिए ये कन्वर्ट करता है 3+ में और मैंगनीज कन्वर्ट करता है 2+ में, और ये इनके कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड था। कॉन्फ़िगरेशन में एक जगह पर स्पेशल कंडीशन आया है, और वो देखोगे आप कॉपर के केस में। कॉपर का +1 3d चेन है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, और चार्ज ट्रांसफर एक कांसेप्ट आता है, उसकी वजह से ये तुरंत ऑक्सीडाइज होकर +2 में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये एक स्पेशल याद कर सकते हो कि एक्सेप्शनल कंडीशन है, जिसे आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी का सब
हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वाइटल पर बेस्ड होता है। ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से था। हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया हो। अब प्रॉब्लम कहाँ होगा पता है? अब प्रॉब्लम उनको होगा जिनके पास में रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट नहीं है, जो उस वक्त में ध्यान नहीं दिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट जिनके पास में नहीं है, या जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने नहीं आ रहा है। तो अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि अब आप ये सब सीखो। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अब आप क्वेश्चन आंसर याद करो, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होगा वो यही क्वेश्चन रिपीट करेगा जो आपके बुक का है। तो इसका जो सॉल्यूशन दिया हो उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि फिर आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। अब तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, वो समझ में आ गया। नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये इसमें एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है जनरली। तो पहले उसके ऊपर में कमांड कर दो, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अधिकांश ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कलर्ड होते हैं, और कलर्ड और कलरलेस के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कुछ कंसेप्ट आया था कि जब विजिबल लाइट स्ट्राइक्स करता है और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है, जंप करता है। यानी कि एनर्जी विजिबल लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े थे कि कलर्ड होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि D10 या कंप्लीटली वैकेंट है, तो वो कलरलेस होगा। वही कंसेप्ट यहां पर भी आता है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करने को डी ट्रांजिशन कहते हैं। और वहीं अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो वन एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में शिफ्ट करने को एफ ट्रांजिशन कहा जाता है। तो यहाँ डी ट्रांजिशन और एफ ट्रांजिशन दोनों जगह पर सेम ही कंसेप्ट है। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक है, तब उस कंडीशन में वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 हो, यानी कंप्लीटली वैकेंट या कंप्लीटली फिल्ड, तब उस कंडीशन में वो कलरलेस यानी कि व्हाइट होगा। और भी दूसरे फैक्टर होते हैं, जैसे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बात किए थे, लिगेंड्स के बारे में बात किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, बट ये भी एक फैक्टर है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। अब किसी कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि वो कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। जैसे अगर मान लीजिए हमें दे दिया गया है कि जिंक सल्फेट का बताओ कैसा कलर होगा, ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। तो जिंक सल्फेट को पहले आप आयोनाइज करो। जिंक सल्फेट को आयोनाइज करेंगे तो ये आयोनाइज करेगा एज Zn2+ प्लस SO4 2-। अब ये जिंक आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो अरेंज करने के बाद आता है 3D10 एंड 4s2। अब Zn2+, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3D10। अब ये D10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तब उस कंडीशन में ये कलरलेस हो गया, ये सब्सटेंस कलरलेस होगा। वहीं अगर कॉपर सल्फेट के बारे में कहा जाए, इसे बताइए आप कि ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। यही कंसेप्ट आप यूज करो। CuSO4 है, ये आयोनाइज करेगा एज Cu2+ प्लस SO4 2-। सल्फेट आयन, कॉपर आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले कॉपर का लिखो। कॉपर का 29 होता है। अरेंज करने के बाद में इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D10 एंड 4s1। याद आ रहा है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से इसका 2 से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो 9 की जगह पे 10 हो गया। अब अगर Cu2+ लिखते हैं जो कि कॉपर सल्फेट है, तब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3D9। अब ये D9 है, यानी कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है,
इस वजह से कॉपर सल्फेट, इसे ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ये कलर्ड आएगा, ये सब्सटेंस कलर्ड हो गया। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस कलर्ड होगा या कलरलेस होगा तो वो इस कंसेप्ट के अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर के अनुसार से केमिकल सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सॉलिड स्टेट में भी हम लोग पढ़े हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में। डायमैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होता है, पैरामैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जो अट्रैक्ट होता है। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तब वो डायमैग्नेटिक होगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तब वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और इसका फार्मूला है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन यानी कि Bm इनका यूनिट होता है, बोर मैग्नेटॉन। अब दो तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, बना हुआ है, इन टेक्स्ट का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है। अगर म्यू का वैल्यू दिया रहेगा तो n का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, और n का वैल्यू दिया हुआ है तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का निकालने के लिए कहे तो पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। जैसे अगर मान लिया कि हमें कह रहा है कि Fe2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालिए आयरन का, तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो यहां इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6 एंड 4s2। अब यहाँ 2 प्लस है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करोगे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम से पता चलेगा। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 5। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, यानी n का वैल्यू आ गया 4। जब n का वैल्यू 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू इट वुड बी इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। रूट अंडर n की जगह पर 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 इंटू 4 यानी कि 24। तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 24, और रूट 24 का वैल्यू निकालोगे तो 5 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इनका यूनिट बोर मैग्नेटॉन सोल्व करोगे 4.87 के अप्रॉक्स में आता है। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी आप 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े। अगर किसी इलेक्ट्रोड को आप डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो उसके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। यहां पर DF ब्लॉक में कई एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, और उसके अनुसार से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कि इनमें से कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस जगह पर जो बताया है उसके अनुसार से हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टोटल एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर n कोई मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके एक्वस फॉर्म में, आयोनिक एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने में, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो भी एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आएगा वो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को डिसाइड करता है। अब यहाँ इस सॉलिड से एक्वस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने में 3 स्टेप यूज होता है। सबसे पहले मेटल जो सॉलिड के फॉर्म में है ये मेटल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आप पढ़े हैं कि सॉलिड के गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है,
और इस जगह पर जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उन्हें इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कराने के लिए आपको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, यानी कि आप एनर्जी दे रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 वहां पढ़े हम लोग कि अगर सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू ये पॉजिटिव होगा। अब जब कोई मेटल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर गया है, तब इस मेटल गैसियस फॉर्म से उसे उसके आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि Mn+ इन गैसियस फॉर्म, और यहां ये n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर भी आप एनर्जी दे रहे हैं, और इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और चूंकि यहां भी आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तीसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इस आयन को, 1 मोल आयन को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, एक्वस में, तब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहां हमें फाइनली चाहिए। और इस वक्त में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, और यहां एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब टोटल एंथैल्पी चेंज यहां से यहां तक, ये वैल्यू टोटल एंथैल्पी चेंज का वैल्यू, इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कुछ एक जगह पर एटॉमाइजेशन की टर्म यूज किया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम पर डिपेंड करता है। अब ये फाइनली डेल्टा TH का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन सब में किनका वैल्यू बड़ा है और किनका छोटा है। अगर सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि जो वैल्यू निकल रहा है वो बड़ा है, तो टोटल एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है तो फाइनली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और इन तीनों का सम मिलकर उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को दिखाता है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक टेबुलर फॉर्म में ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, और तीनों वैल्यू के बगल में फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी दिया है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉपर को देखोगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू +0.34 वोल्ट होता है। अब यहां पर इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से, और वहां पॉजिटिव वैल्यू इस वजह से है क्योंकि उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कांसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू उनके इन टोटल एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कई जगह पर एटॉमाइजेशन भी यूज किया है, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वहां पर उसे कैसे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.17 है, और यहां पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है मेटल का, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप देखोगे, वहां पर हम और भी इसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और ये सब 11th क्लास के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है, जो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, उस जगह पर भी डिस्कस किए थे, उस पर भी ये बेस्ड है। देखो यहाँ 2 + m में कन्वर्ट कर रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर क्रोमियम का सबका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी 3+ से 2+ कन्वर्ट, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साइन का इनवर्स होता है, यानी कि ठीक उल्टा होता है। जैसे यहाँ Cr2+ और Cr का वैल्यू दिया हुआ है -0.9 वोल्ट, तो वहीं अगर हम लोग Cr और Cr2+ लिखें तो ये 0 से 2+ में कन्वर्ट किया, यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ, तो जहां ये साइन माइनस में है उस जगह पर ये प्लस में आ जाएगा 0.9 वोल्ट। अगर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें तो Mn/Mn2+, ये वैल्यू इंडिकेट करेगा 1.+1.2 वोल्ट। आयरन का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें तो Fe/Fe2+, ये वैल्यू हो जाएगा +0.4 वोल्ट।
ये सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, पहले उसी को बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है और रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन तीनों में हम देखें इनके वैल्यू को कि किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सारा वैल्यू नेगेटिव में है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आयरन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्रोमियम और उससे ज्यादा किसका है, मैंगनीज का। यानी कि रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी इन तीनों में Fe2+ का ज्यादा है मैंगनीज और क्रोमियम के कंपैरिजन में। इसी का ठीक इनवर्स अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को पूछा जा रहा है तो उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे। अब देखो तो यहाँ इन तीनों में किनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, मैंगनीज का, ये +1.2 वोल्ट है। यानी कि इन तीनों में मैंगनीज के ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी हो गया मैंगनीज का ऑक्सीडाइज होने का, दूसरे नंबर पर क्रोमियम का और तीसरे नंबर पर आयरन का। ये इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के टेंडेंसी के बारे में यहां बात की, उसी तरह से यहां पर भी आप कंपेयर कर सकते हो। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है मैंगनीज का, Mn3+ का। यानी कि मैंगनीज इजीली रिड्यूस्ड करेगा Mn2+ में, और सबसे कम वैल्यू है क्रोमियम का, यानी कि क्रोमियम 3+ के 2+ में रिड्यूस्ड होने का चांसेस कम है क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि किनमें रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी के अनुसार से अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन इजीली रिड्यूस्ड होगा, तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो इजीली रिड्यूस्ड होगा मैंगनीज, यानी कि Mn3+, ये इजीली रिड्यूस्ड होगा। इसके बाद में टेंडेंसी Fe3+ का, और फिर टेंडेंसी आएगा किसका, क्रोमियम का। लेकिन कई बार में क्वेश्चन रिड्यूस ना हो करके स्टेबिलिटी के बारे में कहता है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है। तो कंसेप्ट उल्टा हो गया, जो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो अनस्टेबल है, तभी तो रिड्यूस हो रहा है। और जिसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है, जब रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है वो रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब वो स्टेबल फॉर्म में है। तो सबसे कम है क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि स्टेबिलिटी के मामले में सबसे पहले आ जाएगा क्रोमियम, दूसरे नंबर पर आ जाएगा Fe3+, और फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा Mn3+, यानी कि इसके वहां कन्वर्ट करने का। अब इसी में अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता तो फिर वैल्यू चेंज कर देते। Fe2+ Fe3+ में ये वैल्यू माइनस में आ जाता, Mn2+ Mn3+ में ये माइनस में आ जाता, और क्रोमियम का 2+ से 3+ में ये प्लस आ जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी +2 में है। यही रीजन है कि क्रोमियम +2 से तुरंत कन्वर्ट कर जाता है +3 में, जबकि 2+ 3+ में नहीं कन्वर्ट करता है, जो कि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में भी पढ़े। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड था। कंसेप्चुअल चैप्टर है, जो समझाने वाला पोर्शन है वो तो कोशिश किए हम कि जो 11th में था उसको भी समझाएं। इसके बाद में F ब्लॉक है। F ब्लॉक में लेंथेन वाइड कॉन्ट्रैक्शन कई बार रिपीट किया है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, यानी कि जो मेन पार्ट है वो दिए हैं लास्ट मोमेंट में कि ज्यादा याद नहीं करना पड़े आपको, तो जितना कम से कम नोट्स में दिए इसको शॉर्ट नहीं करोगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। जनरली अगर आप लेंथेनाइट्स की बात करेंगे तो लेंथेनाइट्स 14 एलिमेंट्स से हैं और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है, थर्ड मोस्ट ऑर्बिट में, थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इंटर करता है। जबकि साइज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, इनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऐसा उम्मीद किया जाता था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट सेल भी अनअफेक्टेड होता है, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन लेंथेनाइट सीरीज में और एक्टिनाइट सीरीज में जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अंदर में इन करता है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड लास्ट ऑर्बिट में, और f ऑर्बिटल का, d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से। अब शील्डिंग इफेक्ट ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में। तो इनका शील्डिंग इफेक्ट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट वीक है,
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी उनका साइज छोटा हो रहा है। इसी के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है जिन्हें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जबकि ऐसे आप जनरली पीरियड में देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना। जबकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अनअफेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन थर्ड और लास्ट ऑर्बिट में इंटर कर रहा है, एंटी पेनल्टीमेट सेल में इंटर कर रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू पुअर होने की वजह से लैंथेनाइड्स के भी और एक्टिनाइड्स के भी एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ में जाते हैं तो इनका साइज डिक्रीज करता है और इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये डी एंड के ब्लॉक से रिलेटेड एक क्लास और लगाएंगे, वो इस बार सीबीएसई वाले सिलेबस से हटा दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शन से रिलेटेड, लेकिन उसको भी बताएंगे हम यहाँ पर। और वो बेस्ड है रिडॉक्स रिएक्शन जो 11th क्लास में आप पढ़े थे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से, उससे रिलेटेड पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं ताकि ये पार्ट आप याद रखो कि SO2 किस में कन्वर्ट करता है, सल्फेट आयन में, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट आयन में, ऑक्सलेट आयन वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये पार्ट याद रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग ऐड करके बैलेंस करेंगे इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। तो अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर 11th का कंसेप्ट क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब टाइम नहीं है आपके पास में 11th में शिफ्ट करने का। तब इस कंडीशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे कंसंट्रेट करो, उसी को याद करो, थ्योरेटिकल पार्ट है। एक बार पढ़ोगे फिर लिखने का कोशिश करोगे, पढ़ोगे लिखने का कोशिश करोगे तो वो होगा। क्योंकि अब अगर आप 11th पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर 11th समझाने के लिए भी चाहिए। तो 11th का तो जब 11th पढ़ना शुरू करेंगे तो 1-1.5 महीना तो उसी में चला जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जब 11th में पढ़ना था वहां तो पढ़े नहीं, तो अब तो परेशानी होगा उससे रिलेटेड, उस वक्त में भी बताया गया था। तब इसी पर कंसंट्रेट कीजिएगा। तो आज यहीं तक, फिर आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक क्लास के बाद में। अभी तो हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक।